दोस्तों आज हम देखेंगे आदित्य रंजन सर की बुक का अगला पार्ट दक्षिण भारत के राज्य। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महाबलीपुरम में 7 रथ का निर्माण कराने वाला पल्लवी राजा कौन था? हो जाएगा नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन इसका हो जाएगा पहला राजा। व्याख्या देखते हैं इसका। महाबलीपुरम में सप्त पैगोड़ा स्थित रथ मंदिर परिषद में एकाग्र में पत्थर काट कर बनाए गए का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल ने करवाया था। यह मंदिर वास्तुकला की पल्लव शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्हें रथ या मंदिर कहा जाता है, जैसे युधिष्ठिर रथ, अर्जुन रथ आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचित्र चित्र चित्रकारी चित्रकार पुली और चौथकारी निम्नलिखित में किस शासक की उपाधि दी गई है? इसका हो जाएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय का, नरसिंह वर्मन द्वितीय का। इसका व्याख्या देखते हैं। महेंद्र वर्मन पल्लव अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। साहित्य और वास्तुकला के प्रति प्रेम के लिए उन्हें विचित्र चित्र अनोखे विचारों वाला चित्रकार पुली यानी चित्रकारों का शेर और चौथकार मंदिरा बनाने वाले जैसे कई विशिष्टियां उपलब्धियां दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और बड़ा कर दें जिससे आपको सही दिखे। पल्लव काल के दौरान ब्रह्मदेव और देवदान शब्द किसका संदर्भित करते हैं? ये किसका संदर्भित करते हैं बताओ दोस्तों? इसका हो जाएगा भूमि अनुदान का। भूमि अनुदान का संदर्भित करते हैं। पल्लव राजवंश के दौरान शासक व्यवस्था और सामाजिक योजना का अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ब्रह्मदेव के माध्यम से विद्वान ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने, शिक्षा और धर्म का प्रसार हुआ, जबकि देवनाथ ने भव्य मंदिरों जैसे महाबलीपुरम के रथ के आर्थिक को सुदृढ़ भूमि अनुदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण चित्र किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान संकलित किया गया था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट के दौरान किया गया था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के दौरान किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। महान कला प्रेमी और कलाकार पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट के संरक्षण में चित्रकला और वास्तुकला की एक तिहाई शैली विकसित हुई तथा उनके शासनकाल के दौरान दक्षिणाचित्र नामक प्रसिद्ध कला का संकलन किया गया, जो दक्षिण भारत की चित्रकला के सिद्धांतों और तकनीकों पर आधारित है। उदाहरण के लिए सिकंदवाल की गुफा से बने शानदार भित्ति चित्रों से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा अवतरण की मूर्ति कला का पैनल किस शहर में है? महाबलीपुरम में हो जाएगा इसका। महाबलीपुरम में गंगा अवतरण की मूर्ति कला पैनल महाबलीपुरम में स्थित है। पल्लव वंश के राजा नरसिंह प्रथम 7वीं शताब्दी द्वारा निर्मित यह विशाल चट्टान उत्कीर्ण राहत, भागीरथ तपस्या और गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण को दर्शाता है। इसमें गंगा को शिव की जटाओं में समेटा गया दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। राष्ट्रकूट का राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग हो जाएगा। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 735 से 756 वर्ष के में की गई थी। उन्होंने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर दक्कन में अपनी सत्ता स्थापित की तथा उनकी राजधानी मानखेड़, जिसे मालखेड़ अब महाराष्ट्र में है, जो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य दंती दुर्ग द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। दंत दुर्ग ने 8वीं शताब्दी के मध्य लगभग 752 से 753 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक प्रसिद्ध अनुष्ठान भी किया था। अब देखते हैं दोस्तों, राजवंश संस्थापक और उनका मुख्य क्षेत्र कौन कौन से। चोल वंश का हो जाएगा संस्थापक विजयालय, मुख्य क्षेत्र होगा तंजौर भारत का। पाल वंश का भोपाल बंगाल और बिहार में। प्रतिहार वंश का नागवट प्रथम हो जाएगा अवंती जालौर, जो राजस्थान और मध्य भारत में है। राष्ट्रकूट का हो जाएगा दंत दुर्ग,
माणिक्य जो आधुनिक कर्नाटक और दक्कन के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक मध्य युगीन भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बारे में कथनों पर विचार करना है। कथन पहला, राष्ट्रकूटों ने कन्नौज क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए कई अभियान चलाए। यह प्रतिहार का मुख्य रूप से पूर्वी भारत में स्थित है, जबकि पाल पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में उपस्थित है। दोनों में कौन सा सही है? पहला सही हो जाएगा। पहला कौन सा? राष्ट्रकूटों ने कन्नौज क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए कई अभियान चलाए, ये सही है। दूसरा गलत। इसकी व्याख्या देते हैं। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए प्रतिहारों और पालों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष का सक्रिय रूप से भाग लिया। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले दक्षिण के राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल वंश और मालवा शासक करने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सही है राजवंशों का? राष्ट्रकूट तमिलनाडु में नहीं है, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में। दूसरा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार का शासन मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों पर था, जबकि राष्ट्रकूट का मुख्य शासन कर्नाटक, जिसे दक्कन यानी राजधानी मानेखेड़ था। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे माना जाता है, जबकि दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी में चालुक्य शासकों को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का राज आता है। अगला पाल वंश। विक्रमशिला में महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के श्रेय किस पाल वंश को जाता है? धर्मपाल को जाता है इसकी स्थापना। व्याख्या देखते हैं। पाल वंश सबसे प्रतापी शासकों में से एक है। धर्मपाल 780 और 810 ईस्वी में 8वीं शताब्दी के अंत में 9वीं शताब्दी की शुरुआत में वर्तमान के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह बौद्ध ब्रजयायन और दर्शन शास्त्र की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख केंद्र था और पूर्व मध्यकालीन भारत में नालंदा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान बनाकर उभरा। प्रतिहार का देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल करने वाले प्रतिहार शासकों का कौन था? मतलब कौन सा शासक था जो कि अरब को सफलतापूर्वक में हमला कर दिया था? इसका हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। व्याख्या देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में अरबों के आक्रमण को रोकने के लिए गुर्जर प्रतिहार राजवंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम ने 730 से 760 ईस्वी में भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8वीं शताब्दी के दौरान जब जुनैद के नेतृत्व में अरब सेनाओं ने सिंध से आगे बढ़कर मालवा और गुर्जर प्रतिहार पर आक्रमण किया, तब गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट ने उन्हें पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ब्राह्मण था जिसने अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़ दिया था और राजस्थान में राजशाही कायम की थी? गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। इसकी व्याख्या देते हैं। हरिश्चंद्र जो मूल रूप से ब्राह्मण थे, पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कर राजशाही कायम की थी। उन्होंने राजस्थान के मांडौर में अपने साम्राज्य की स्थापना की। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के नागभट्ट प्रतिहार शासक और धर्मपाल देवपाल वंश के प्रमुख शासक थे, परंतु इनमें से कोई ब्राह्मण वर्ग नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रतिहार नरेश नागभट्ट का शिलालेख पाया गया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश हो जाएगा। CHSL Tier 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 2 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रसिद्ध शिलालेख ग्वालियर के मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके पूर्वज नागभट्ट विजयों का वर्णन है। इस शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों यानी अरब आक्रमणकारियों को हराने वाला और नारायण का अवतार बताया गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन वास्तुकला के बारे में देखते हैं दोस्तों। प्राचीन वास्तु, नीचे दिए गए कथनों को पर में विचार करें। कथन है उसका कारण। मौर्योत्तर बौद्ध स्तूपों में क्षेत्रीय रूप से भिन्नताएं पाई गई हैं, जैसे कोसी फॉर्म आधार पर पिरामिड नुमा अतिरचना। इसका कारण देखो, विविध स्थानीय सामग्रियों और निर्माण तकनीकों के उपयोग के कारण विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग स्तूपों की शैलियों का उदय हुआ है। अब देखो कौन सा सही है कौन सा गलत। ये दोनों, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण, यानी कि ये दोनों सही है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। मौर्योत्तर काल में बौद्ध के स्तूपों के क्षेत्रीय विविधताएं स्पष्ट दिखते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आधार और अधिरचना के रूप में भिन्नता मिलती जुलती है, जैसे कुछ स्थानों पर अपेक्षाकृत कोणीय विराट नुमा प्रवृत्तियां, कहीं अधिक गोलाकार और विस्तृत वैदिक तोरण परंपरा के अनुसार है, यानी अभिकथन सही है। स्थानीय सामग्रियां पत्थर, ईंट, चूना और निर्माण तकनीकों के भिन्न उपयोग के कारण ये विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्तूप शैलियों की विकसित हुई। इसका मतलब है कारण अभिकथन की व्याख्या सही करता था, दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीक और भारतीय कलात्मक शैलियों के सम्मिश्रण के परिणाम समूह कौन सी कला शैली विकसित हुई थी? गांधार कला। दोस्तों आप लोग 1.5 की स्पीड पर कर लोगे तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगेगी और सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीक और भारतीय कलात्मक शैलियों के संरक्षण से गांधार कला शैली विकसित हुई थी। उसमें इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। इसमें भारतीय विषयों को ग्रीक रोमन शैली में दर्शाया गया। इसमें बुद्ध की मूर्तियों को घुंघराले बाल, मूछों और मांसल शरीर के साथ ग्रीक देवता अपोलो की तरह दिखाया गया। इस कला शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल के विशेषकर कनिष्क साम्राज्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में वह स्थान जहाँ किसी देवता की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। हिंदू मंदिर स्थापत्य में जिस स्थान पर देवता या मूर्ति स्थापित होती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। मंडप क्या होता है? या प्रवेश मंदिर का द्वार वही कक्ष होता है जहाँ भक्त इकट्ठा होते हैं। शिखर या विमान गर्भगृह के ठीक ऊपर बने हुए पर्वत जैसे ऊंची संरचना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत की स्थल चट्टान पर उकेरे गए चौथे और बिहारों के लिए प्रसिद्ध है? अजंता हो जाएगा। तो इसका उत्तर अजंता हो जाएगा। उसकी व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर में स्थित अजंता की गुफाएं अपने अद्वितीय रॉक कट चट्टानों को उठाकर बनाए गए वास्तुकला के चौथे प्रार्थना कक्ष और बिहार भिक्षुओं के निवास स्थान दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य शैली मुख्य रूप से कहाँ प्रभावित हुई है? उत्तर भारतीय नागर शैली। ये सही हो जाएगा, उत्तर भारतीय नागर शैली। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड में अधिकांश प्राचीन मंदिर जगेश्वर और बैजनाथ उत्तर भारतीय नागर शैली के उदाहरण हैं, जिनमें 5 शिखा और पत्थर की नक्काशी प्रमुख है। इन मंदिरों की बनावट से पियचरी और चंद्र राजवंशों का योगदान रहा, जिन्होंने हिमालय क्षेत्रों में इस स्थापत्य कला को स्थानीय तत्वों के साथ विकसित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत? कथन पहला, महाबलीपुरम में स्थित सूर्य मंदिर काशीदार ग्रेनाइट बालकों से निर्मित द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण। और दूसरा कथन देखते हैं, यह मंदिर पल्लव युग के राग कट गुफा मंदिरों को लेकर पूरी तरह से संरचनात्मक पत्थर के निर्माण तक की वास्तुकला की निरंतर को दर्शाता है। कौन सा सही है कौन सा गलत है आप लोग देख लो, मैं तो बता ही रहा हूँ। दोनों सही है, दोनों सही है। कथन एक है, सही स्पष्टीकरण दे। एक अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
8वीं सदी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय राजवंश द्वारा निर्मित द्रविड़ शैली का एक महत्वपूर्ण शुरुआती उदाहरण ग्रेनाइट से बने पहले संरचनात्मक मंदिर, जो चट्टानों कटे मंदिरों से पूर्ण संरचनात्मक मंदिरों की ओर पल्लव वास्तुकला के बदलाव को दर्शाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो शिव और विष्णु को समर्पित है। नीचे दिए गए कथनों से अभिकथन कारक और उसका कारण मतलब देखना है। अभिकथन देखो, गांधार छवि और में अक्सर प्रभा मंडल और घुंघराले बाल होते हैं। ये तत्व उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीक इंडियो रोमन का प्रभाव प्रतीक है। मुझे तो लगता है दोनों गलत है, देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण। तो उसमें ये क्वेश्चन हार्ड लेवल के हैं क्योंकि कथन ये सब रीजनिंग की तरह से पूछे गए हैं। गांधार कला में बुद्ध की प्रतिमाओं के प्रभा मंडल और मुरारे बाल स्पष्ट रूप से रोमन ग्रीक कला से प्रेरित हैं। उत्तर भारत में यूनानी शासकों की उपस्थिति ने भारतीय बौद्ध रुचि और पहली निष्ठित तकनीक का अनूठा मिश्रण का जन्म दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध कला और वास्तुकला मथुरा स्कूल की सर्वोत्तम विशेषता बताता है? इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, यक्ष प्रभाव वाली स्वदेशी विशेषता। इसकी व्याख्या देखते हैं। मथुरा स्कूल बौद्ध कला की सर्वोत्तम विशेषता यक्ष यक्षिणी प्रभाव वाली स्वदेशी शैली है जो शुद्ध भारतीय मूल्य में जिनमें चौड़े कंधे गोला चेहरे की प्रमुख शैली है। इस शैली का मुख्य रूप से चुत्तीदार लाल बलुआ पत्थर स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है। यह शैली केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी बल्कि इनमें जैन तीर्थकर हिंदू ब्राह्मणवादी देवताओं की मूर्तियां भी प्रचुर मात्रा में पाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूम हो जाए थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय स्थापत्य कला के इतिहास में व्यापक रूप से समझने जाने वाले मथुरा और गांधार कला शैलियों के बीच मुख्य अंतर का सबसे सटीक वर्णन करता है? इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा। मथुरा कला में बुद्ध को स्वदेशी शैली में दर्शाया गया है जबकि गांधार कला में हेलेनिस्टिक ग्रीको रोमन की विशेषता प्रतिबंध होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। गांधार कला में बुद्ध प्रतिमाओं पर यूनानी प्रभाव लहराते बाल रोमन टोगा जैसे वस्त्र स्पष्ट हैं। व्यक्ति मथुरा कला में पूर्णतः भारतीय परंपरा पर आधारित है जहां बुद्ध को बलिष्ठ व प्रसन्नचित्त दिखाया गया है। सामग्री में गांधार में नीला धूसर श्रेष्ठ पत्थर और मथुरा में धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में देवगढ़ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही? पहला कथन हो जाएगा, यह पंचायन लेआउट का अनुसरण करता है, नागर शैली का प्रारंभिक विधान है। पहले भी सही जाओ, देखते हैं। और सब पढ़ लेना लेकिन और सब गलत। अगला क्वेश्चन इसका व्याख्या देखते हैं। देवगढ़ में दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जो पंचायन शैली में निर्मित है। नागर शैली के प्रारंभिक शिखर को दर्शाता है। यह भगवान विष्णु के दशावतार रूपों में समर्पित है। पश्चिमी भिमुख होने के कारण विशिष्ट और मुख्यतः पत्थरों के ब्लॉकों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कौन सी वास्तुकला है? नागर। ये कलिंग में बनवाया गई नागर वास्तुकला। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर नागर स्थापत्य कला का एक उपशैली कलिंग शैली में निर्मित है। मुख्य विशेषता इसकी ऊर्ध्वाधर आकार वाली रेखा देउल और उसके सामने बना जगमोहन प्रार्थना हाल। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंत वर्मन चोट गंगादेव ने पूर्वी गंगा का राज्यों द्वारा करवाया गया। ये अपनी भव्यता और अनूठी रथ की यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागर मंदिर में दीवार तनु केंद्रीय भाग में कौन सा तत्व भद्र इसका उदाहरण देखते हैं। आपसे नागर शैली मंदिरों में बाहरी दीवार जंगा का केंद्रीय और विमुक्त भाग भद्र कहलाता है। जहां मुख्य मूर्तियां स्थापित होती हैं
त्रिरथ मंदिर के मध्य भाग भद्र में होता है और कोनों के उभार कण बतलाते हैं। भद्र और कण के बीच स्थित उभार प्रतिरथ होता है, जबकि इनमें से बीज सूक्ष्म अंतराल अनुराधिका नंदिका का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता नागर शैली की विशेषता है जो विशेष रूप से मध्य और उत्तरी भारत में पाई जाती है? शिखर हो जाएगा दोस्तों इसका। इसकी व्याख्या देखते हैं। नागर शैली की सबसे प्रसिद्ध प्रमुख विशेषता इसका शिखर है। गर्भगृह के ऊपर वक्र रेखाएं व घुमावदार मीनार के रूप में बना होता है, जिसके शीर्ष पर अमालक कलश स्थित होता है। इसके विपरीत विमान और गोपुरम विशाल प्रवेश द्वार, गोपुरम होता है विशाल प्रवेश द्वार, मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली की विशेषता। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिर के मुख्य शिखर को योग क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। दक्षिण शैली दक्षिण भारत के मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर मुख्य पिरामिडा नुमा शिखर विमान कहलाता है। शिखर जो है ये नागर शैली उत्तर भारत के घुमावदार शिखर है। गोपुरम यानी विशेष द्वार बिहार में बहुत मशहूर है। भारतीय वास्तुकला की तीन शैलियां नागर उत्तर शैली, वेसर मिश्र, द्राविड़ यानी दक्षिण शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों को पढ़ें उसका सही उत्तर है। नागर शैली मंदिरों में अमालक शिखर के ऊपर स्थित होता है। द्रविड़ शैली मंदिरों के विमान का तात्पर्य गोपुरम द्वार होता है। कथन सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा, यानी नागर शैली मंदिरों के अमालक शिखर के ऊपर होता सही। अब इसका देखते हैं व्याख्या। नागर शैली मंदिरों के शिखर पर्वत जैसे संरचना के शीर्ष एक पत्थर कुटिक्स संरचनाएं होती हैं जिन्हें अमालक कहा जाता है। इसके ऊपर कलश स्थापत्य किया जाता है। अंततः कथन है सही। द्रविड़ शैली में विमान का तात्पर्य मुख्य मंदिर गर्भगृह का ऊपर मीनार संरचना है, न कि प्रवेश द्वार। द्रविड़ मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। अतः कथन दो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सरल नागर शैली की विशिष्ट आधार डिजाइन क्या है? घुमावदार दीवारों के साथ चौकोर आधार, यही उसकी जो है डिजाइन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नागर शैली में मंदिरों की प्रमुखता विशेषता उनका चौकोर आधार और ऊपरी ओर मुड़ता हुआ शिखर है जो सबसे सरल रूप रेख रूखा को रेखा प्रसाद कहा जाता है। शिखर की दीवारें धीरे धीरे अंदर की ओर झुकती हैं, अंत में शीर्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं। यह वास्तुकला उत्तर भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर शैली और क्षेत्र में युग्म में कौन सा मेल करे? वेसर दक्कन, रेखा उड़ीसा, भूमिजा मलाव या कलिंग तमिलनाडु। दोस्तों एक दो तीन तीनों सही है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। वेसर जो है ये नागर शैली द्रविड़ शैली का मिश्रण है। दक्कन क्षेत्र में चालुक्य होयसल में विकसित हुई। रेउल रेखा देउल उड़ीसा की नागर परंपरा की विशिष्टता की विशेषता है। भूइजा शैली नागर के उप शैली है जो मालवा में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन अब कल करेंगे। देख लें पहले कितनी पार्ट बहुत बड़ा है, फिर इस पे आए दो पार्ट है, इसको करा ही देते हैं। कल ही कराएंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।